अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, 3 दिन हो गए हैं इस्लामाबाद और लाहौर की मेन शाहराहें और एंट्री पॉइंट्स ने पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बनाकर रख दिया है। हुकूमत से इजाज़त वाले जलसे करने के बाद अब तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। टारगेट इस्लामाबाद का डी चौक है, वहाँ पहुँचना है, जबकि दूसरा और आज का टारगेट जो था तहरीक इंसाफ का वो है मीनार पाकिस्तान लाहौर पहुँचना। और इन टारगेट्स पर हुकूमती जो हिकमत अमली है, उनकी स्ट्रैटेजी है, ये बड़ी क्लियर है, ये बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद या लाहौर पर चढ़ाई नहीं करने दी जाएगी। हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों में से कोई भी अपनी इंतहाई पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अडयाला जेल में कैद इमरान खान की एहतजाजी कॉल को पीटीआई डू और डाई का नाम दे रही है, लेकिन यह एहतजाज एक ऐसे वक्त पर किया जा रहा है जब 10 दिन के बाद मुल्क में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस इजलास का अहम तरीन नुक्ता यह है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। जब यही सवाल केपी हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ से किया गया तो उन्होंने दूसरे ममालिक के सरबराहान बल्कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को उन्होंने अपने एहतजाज में शामिल होने की दावत दी। बस बैरिस्टर सैफ का ये बयान देने की देर थी कि हुकूमती वज़रा ने इस पर शदीद रद्द अमल दिया। वज़ीर दिफा ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय वज़ीर को एहतजाज की दावत देना एक सवालिया निशान है, जबकि वज़ीर इत्तलात ने कहा कि उन्हें मुल्की तरक्की से तकलीफ है। क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने, अता तारड़ ने, ज़रा देखिए। और भी बहुत से लोग आ रहे हैं, उज़्बेकिस्तान से आ रहे हैं, रूस से आ रहे हैं, ताजिकिस्तान से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं। तो सिर्फ हिंदुस्तान के वजीर खारजा को क्यों बुलाया गया? क्यों? ये सवाल जो है पीटीआई वालों से पूछना चाहिए। ये पीटीआई के पाकिस्तानी होने के जो क्रीडेंशियल्स जो हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। बिल्कुल क्लियर आपको बता दूं, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वह एससीओ को सैबोटाज करे। ये हो ही नहीं सकता कि इनको तकलीफ बहुत है कि पाकिस्तान तरक्की क्यों कर रहा है, इकॉनमी बेहतर क्यों हो रही है। इस एहतजाज को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुद लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनमें पर न सिर्फ हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल का इल्ज़ाम है बल्कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मानना है कि सारी जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर पर आयद होती है। क्या कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, ज़रा देखिए। किसी सूरत एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। हमें अब काफ़ी हद तक आइडिया है कि वो एग्जैक्टली क्या मोटिव्स है और किस तरह ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ की जिम्मेदारी डेफिनेटली जहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस पहले आई उनकी लीडरशिप से, और उसके बाद प्रैक्टिकली इसको अगर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो CM KP के हैं जिसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर भी किया। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो जख्मी हैं, जिनको हम या फौरी तिबी इमदाद दे रहे हैं या उनको हॉस्पिटल मूव कर रहे हैं। हुकूमत तो मुजाहिरीन से निमटने के लिए इन एक्शन है, जबकि आर्टिकल 245 245 के तहत इस्लामाबाद का जो मुकम्मल कंट्रोल है ये पाक फ़ौज ने संभाल लिया है। मुतज़ाद खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि वज़ीर आला KPK को KP हाउस से हिरासत में ले लिया गया है, जिसकी तस्दीक KP हुकूमत ने कुछ यूँ की है कि उनका वज़ीर आला से कोई राब्ता नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ सरकारी ज़राए इनकी किसी किस्म की गिरफ्तारी को मानने को तैयार नहीं है, अब वो तरदीद कर रही है हुकूमत। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर ऐन एहतजाज को लीड करते हुए लोगों को छोड़कर, अरकान को, PTI के वर्कर्स को छोड़कर खुद कहाँ चले गए? कारकुन डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहीं नज़र नहीं आ रही है, और जो नज़र आ रही थी वो अचानक कहाँ गायब हो गई? KP के गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान हंगामी जो मीटिंग हुई उसको गवर्नर आज लगाने से भी जोड़ा जा रहा है। सवाल ये है कि पहले से पुरतशद्दुद कारकुन गवर्नर आज जैसा जो फ़ैसला है, इस पर फिर ज़ाहिर उनका एक और अलग रिएक्शन भी है। मैं बात करूँगी, मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान बच्चर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें आज पकड़ा गया और ये बचते बचाते प्रोग्राम का इन्होंने हमारे साथ कमिट किया हुआ था, फिर हमें पता चला कि इनको पकड़ लिया गया है। हम भी परेशान थे कि आप पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कि क्या सारा वाक़या हुआ, कहाँ से आपको पकड़ा, फिर आप मोटरसाइकिल पे बैठे, किसने आपको छुड़ाया और आप यहाँ तक पहुँचे स्टूडियोज़ तक? मैं इसमें आपको ये अर्ज़ करूँ कि जिस तरह इस गवर्नमेंट का ये फाशिस्ट अंदाज़ है और पंजाब पुलिस को इन्होंने छुट्टी दी हुई है, तो बेसिकली हम जाई मोटरसाइकिल्स पे रहे थे। एक खालिद नामी DSP ने मेरी रेकी उन्होंने की है बाकायदा। अच्छा। हाँ जी। तो अब देखें, या तो हम कोई ऐसा एक्ट कर रहे होते, हम जा रहे हैं रेकी करके, उसने मुझे पकड़ा, लेकिन कुछ देर बाद ही
वर्कर्स और मेरे कुछ साथी एक आध MPs वो पहुंचे और उन्होंने बाकायदा। किस जगह से पकड़ा आपको? उन्होंने मुझे पकड़ा जी, ये जहाँ पे आप कंटेनर लगे हुए हैं ना जी, इस जगह पे दो मोरिया पुल वाली साइड पे, वहाँ से उन्होंने मुझे पकड़ा। मैं तकरीबन उधर स्टेशन पे पहुंच मीनार पाकिस्तान जी, हम स्टेशन से सीधा उधर जा रहे थे जी। तो वो फिर उधर उन्होंने मुझे पकड़ा, मोटरसाइकिल पे बिठाया और मैं जहाँ भी मोटरसाइकिल पे रहा था एक रैंडमली मोटरसाइकिल आया, खालिद DSP है वो कोई, आई थिंक उसका नाम। कोई आपका पीछा ही कर रहे हैं? वो पीछा कर रहे थे बाकायदा। अच्छा। तो फिर उधर से बाकायदा उन्होंने वर्कर्स के साथ, हमारे साथ मैन हैंडलिंग की और मेरे अपने साथ की हाथापाई हुई। और फिर वर्कर्स वहाँ से लेके मुझे तकरीबन कोई ये आधे पौने घंटे का ये सिलसिला चलता रहा। तो वहाँ से मैं निकला, फिर मैंने मैं उधर गया, बदामी बाग वाली साइड पे गया। वहाँ पे शदीद शेलिंग हो रही थी, इतनी शेलिंग हो रही थी कि उधर तो लोग बहुत इकट्ठे थे। लोग इकट्ठे थे उधर, लोग काफ़ी इकट्ठे थे। तादाद वैसे कम है, मुझे तो लगता है कि हुकूमत ने इसको बढ़ावा दे दिया है। तादाद हुकूमत ने बढ़ावा। देखें, अब मैं इधर आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो रिंग रोड पे 4 कंटेनर लगे हुए थे, 700 कंटेनर लग ही नहीं रहा। लाहौर है बस वो यही, क्योंकि ये गवर्नमेंट मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो चीफ मिनिस्टर है ये कर क्या रही है। अब अपोजिशन लीडर को, ये MPs को, ये पुलिस से पकड़वा के क्या करना चाहती है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मीनार पाकिस्तान पे एहतजाज कर ले तो अगर हमारे पास बंदे नहीं हैं तो इतने कंटेनर क्यों लगाए हुए हैं। अब मुझे देखिए, एक वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि मुसल्लह तंजीम है, आप लोग अफ़गानिस्तान से यहाँ मुंतकिल की गए लोग हैं आप लोग, मतलब कि अफ़गानी कुछ शामिल हैं। इस्लामाबाद में भी जो लोग शामिल हुए एहतजाज में, वहाँ पर भी अफ़गानी है, यहाँ पर भी हैं, असलहा इनके पास है। वो कह रहे हैं उनके पुलिस अफसरान जवानों पर गोलियाँ भी चलाई गई, शेल्स आप लोग मार रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पुलिस ही सब कुछ कर रही है, जवाबी कार्रवाई तो लोगों की तरफ से हो रही है। लाहौर में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे तो मैंने कोई लाहौर के शहरी निहत्ते, एक पुरअमन जमात है, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, मरकज़ में हमारी नेशनल असम्बली में हमारी सबसे ज़्यादा इनफरादी नुमाइंदगी है, एक सूबे में हमारी गवर्नमेंट है, यहाँ पे फार्म 47 की हुकूमत के बावजूद मोर देन 100 MPs हैं हमारे पास। तो मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं कहाँ से चीफ अपना इंटीरियर मिनिस्टर साहब सोशल मीडिया पे वीडियो से लोग भी शेलिंग कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, लोगों ने जो जमा करके रखे हुए नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, लोगों ने पुलिस से वो शेल छीने हैं। अच्छा, अब ये नहीं कहानी है, छीने हैं। अच्छा, वो सोशल मीडिया पे आ रहा है डेफिनेटली। अब देखिए, अगर एक पुरअमन जमात, आपसे शुरू कहानी कहाँ से हुई, हमने इनसे NOC लिए, NOC मांगे, दिए, फिर NOC देने के बाद जो इन्होंने हाल किया। अब आप लोगों ने उधर जाके क्या करना था? मीनार पाकिस्तान पहुंच जाते हो क्या? हमने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। कल मौलाना फजल रहमान ने इधर क्या किया, मिनहाजुल कुरान वालों ने इधर क्या किया। देखिए, एक सियासी जमात एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है और उधर उस एरिया में एक मैदान जंग बना हुआ है। सिर्फ आईनी तरमीम उसको लेकर है, या आप लोगों को पता है कि SCO समिट होने जा रहा है, शंघाई ताउन तंजीम, जिसको पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है 15-16 अक्टूबर को। दुनिया भर से लीडर्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये कोई टाइमिंग सोच समझ के चुनी है आप लोगों ने? देखें, ये तमाशा तो खुद गवर्नमेंट कर रही है। मुझे ये बताएं कि अगर ये एहतजाज हमें करने देती तो 3 घंटे का एहतजाज होना था, हम वापस चले जाते। वो कहते हैं असला लेके आ रहे हैं, इंतजार करते हैं इन लोगों का, जैसे 9 मई हुआ और बाद में 9 मई भी इन्होंने खुद किया था, 9 मई भी इन्होंने खुद किया था। और हमारे पुरअमन एहतजाज हैं, सवाबी में हुआ, संगजानी में हुआ, लाहौर में हुआ, जितने जलसे हुए, एक गमले। और जब देखिए, मेरी बात सुने, अगर हमें सही जगह पे मीनार पाकिस्तान हमें सुबह इजाज़त दे दें, हम जलसा कर लें, अगर उधर एक गमला भी टूटे तो हम जिम्मेदार हैं। हम तो पुरअमन जमात हैं। देखिए, हमारा नैरेटिव है, हमारा नैरेटिव 3 बातों पे है। पहली बात ये है कि हम अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, बानी चेयरमैन PTI उसकी जो गलत मुकदमात है उनकी रिहाई के लिए लड़ रहे हैं, को सबोटाज करने के लिए। और तीसरा जो है महंगाई। मेरी बात सुन, तो जो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये तो खुद सबोटाज कर रहे हैं जी, ये तो खुद सबोटाज कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे एक
पुरअमन एहतजाज को बढ़ावा दे के इस वक्त पूरा पाकिस्तान कंटेनरिस्तान बना हुआ है। इंटरनेट नहीं चल रहा है, मोबाइल नेट इन्होंने बंद कर दिए हैं, इन्होंने बच्चों के स्कूल बंद कर दिए। मेरे शहर मेन लीडरशिप की नज़र क्यों नहीं आ रही? अब देखें ना, गंडापुर साहब कहाँ हैं? वो आते हैं, पिछले हफ्ते भी आए, बुरहान इंटरचेंज तक पहुंचे, कहा कैंसिल किया, वापस चले गए, कारकुन नाराज़ हुए, भाई हम डंडे खाने के लिए आप वापस चले जाते हैं। अब लोगों को छोड़ के, कारकुनान को छोड़ के खुद केपी हाउस जाके बैठे हुए। मैं आज सारा दिन रहा हूँ इधर एहतजाज वाले साइड पे रहा हूँ, फिर मुझे पकड़ा गया, फिर वो एक अलहदा सारा एक हुआ। बात यह है कि मुझे अभी नहीं पता, मुझे इतना पता चला था कि गंडापुर साहब को, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है कि केपी के हाउस से इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को हिरासत में रखा गया या गिरफ्तार किया गया या उनको डिटेन किया गया। हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है। अच्छा, नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, वो एहतजाज छोड़ के वहाँ गए क्यों? अब मेरा राब्ता नहीं हुआ, भूख लग गई थी, रेस्ट करना था। अभी मेरा राब्ता नहीं हुआ, मेरा उधर इस्लामाबाद रह चुके, मैं सीधा उधर से बदामी बाग वाली साइड से, इधर जो ये जहाँ पे शेलिंग वेलिंग हो रही है, ये स्टेशन वाली साइड से। बाकी लीडरशिप भी नजर नहीं आ रही। देखिए लीडरशिप का तो साहब, शिबली फराज साहब, उमर अयूब, कहाँ हैं सब लोग? सारे देखिए, वो तो अपने लेके आ रहे थे, उमर अयूब साहब अपने कॉन्वॉय लेके आ रहे थे, सारे उधर मौजूद हैं, सारे इंटैक्ट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम इधर लाहौर में मौजूद हैं, हमारा राब्ता है। तो कब करना है एहतजाज? खत्म कब करना है आपने? लोगों को ये जो अजियत मिल रही है, इससे जान छुड़ाएं लोगों की। ये अजियत हम नहीं दे रहे, तो आप लोगों की वजह से कंटेनर रखे हुए हैं। ये अजियत गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट कंटेनर हटा दे, हमारा पुरअमन एहतजाज है। अभी एहतजाज अगर हमें पुरअमन तौर से ये करने देते तो अभी तो ये हमारा उधर मीनार पाकिस्तान में एहतजाज खत्म हो चुका था। कब तक ये सब चलना है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, जब हमारी कोई सीनियर लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप से कोई हमें आएगा, नजर ही नहीं आ रही कहीं, तो वो उधर किसी का कोई राब्ता ही नहीं हो रहा। गंडापुर साहब से भी हमारा राब्ता है, मैं भी जाके राब्ता भी करूंगा, क्योंकि मैं जहाँ पे था वहाँ पे भी नेट नहीं था। पहले तो पुलिस ने पकड़ लिया, फिर मैं आपके पास आ गया हूँ, उधर से मैं देख रहा हूँ कि उधर जो कुछ हो रहा है। कोई खतरा तो नहीं है ना वापस जाने? नहीं, मुझे पकड़ लें जी। अब देखिए, अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो नहीं मान रहे, इसी तरह ये कल ये भी मानेंगे कि आज अपोजिशन लीडर पंजाब के साथ इनके एक डीएसपी ने मैन हैंडलिंग की है। देखिए, हम जा रहे हैं, हमने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया, हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर, मैं किसी मुकदमे में इनको मतलूब नहीं हूँ। तो एक जाके ये पुलिस को ये क्या बताना चाह रहे हैं? बचर साहब, क्या आप कंडेम करते हैं जो बैरिस्टर सैफ ने कहा कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर साहब जो आ रहे हैं समिट में शिरकत करने के लिए, हम उनको भी अपने एहतजाज में शिरकत की दावत देते हैं और उनको कहेंगे कि आए हमारे साथ, इस मुल्क का जो आइन है उसकी बालादस्ती के लिए, उसकी मुकम्मल उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप हमारे साथ एहतजाज करें बैठे? देखिए, मैं जब तक उनसे अब इंडियंस को आप बताएंगे, बुलाएंगे कि आए वो हमारी हेल्प करें आके कि आपने हमारे मुल्क में आइन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवानी है? उसमें उनके कंटेंट्स का पता चलता है कि उसकी रूह क्या है। अब मैं ये पता कर, मैंने बिल्कुल सुना है उनको, क्योंकि दौरे पे तो वो पहले ही आ रहे थे। हाँ। तो इस ज़माने में ये बात हो सकती है, तो उन्होंने कहा जब इस्लामाबाद आए हुए तो इधर भी आ जाए। क्यों आ जाए इधर? बट असल बात ये है, देखिए मेरी बात सुने, इतनी नफरतें ये क्यों फैला रहे हैं? देखिए, हमारे ऊपर आज 10 दिन हो गए, मियाँ वाली हमारे वर्कर्स पे शेलिंग हुई, पर्चे हुए, नाजायज़ पर्चे हुए, भावलपुर हुए, फैसलाबाद हुए, पिंडी लियाकत बाग का वाक़या देख लें, अब लाहौर और इस्लामाबाद का देख लें। केपी के एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर पे ये जिस तरह की ये शेलिंग कर रहे हैं, देखिए इन चीज़ों को ये इतना दूर क्यों लेके जा रहे हैं? पहली बात, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या आप लोग इस चीज़ का अदराक है आप लोगों को कि आप लोगों को अगर एहतजाज की इजाज़त मिल भी जाती है, इस एहतजाज के करने से जो आईनी तरमीम है या आर्टिकल 63A का जो फैसला है, ये सब कुछ वापस नहीं होना, आपके इस एहतजाज से इमरान खान साहब ने जेल से वापस नहीं आना, ये आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं? जी, हम इस मकसद के लिए कर रहे हैं कि एहतजाज हमारा हक है और हम हक के रास्ते पे खड़े हैं। अब जब मुझे ये बताएं कि जब एक जालिम जुल्म करता है तो क्या अपना जुल्म वो ख़त्म कर देता है? लेकिन जो उसके सामने डट जाता है तो उसका नाम तारीख में होता है। देखें, खान साहब के ऊपर बेसलेस मुकदमात हैं। देखें, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे बात हुई है, इन्होंने कल खान साहब की बहनों को पकड़ लिया। अब वो ख़वातीन हैं, वो गई हैं उधर डी चौक पे खड़ी, उनसे इनको क्या ख़तरा है?
एक घरेलू खवातीन है, अपने भाई के लिए सॉलिडरिटी के लिए उधर वो खड़ी हैं, तो कभी इस तरह भी और सियासी भी नहीं है। खवातीन कार्ड तो कोई भी नहीं खेला है, वो भी कहते हैं हमारी मरियम बीबी को भी पकड़ा। नहीं, मरियम बीबी बकायदा बहुत कुछ होता रहा। मरियम बीबी में उनके साथ क्या हुआ आपको नहीं पता? ताला तोड़, दरवाजा तोड़ के कैसे अंदर गए पकड़ने के लिए? बकायदा एक जमात की उस वक्त भी ओहदेदार थी, सीनियर नायब सदर थी, इस वक्त वो सीएम पंजाब हैं। वो घरेलू खवातीन है, और कितना शर्मनाक ये बात है कि उनको उन्होंने डिटेन किया हुआ है और उधर एक खवातीन के थाने में रखा हुआ है। यानी इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ और घटिया चीज़ पहले इद्दत वाला केस था, अब ये है कि खान साहब की तो अभी जब तक अभी फैसला नहीं हुआ कि ये एहतजाज कब तक चले, अभी ये फैसला नहीं हुआ, जब तक खान साहब का कोई ऑर्डर नहीं आएगा तो ऐसे ही डंडे खाते रहेंगे, तमाशा मुल्क में चलता रहेगा। ये तमाशा ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हुब्बुल वतनी के नाम पर मुल्क तकसीम है, कौम तकसीम है और सल्तनत तकसीम है। जी हाँ, तकसीम है रियासती इदारों के अफसरान में, तकसीम है मुल्क के सबसे बड़े मुनसिफों में। मुल्क का दस्तूर एक है, कानून एक है, लेकिन फ़ैसले तकसीम है। तकसीम है बार एसोसिएशंस में और तकसीम है अदालतों में। तकसीम है हुक्मरानों के सोचने के अंदाज में। जी हाँ, तकसीम है मुल्की मफाद में, इंसाफ में तकसीम है। हमारी यकजहती तकसीम है, कहीं मफाहमत तो कहीं मज़ाहमत तकसीम है। जमहूर बल्कि पूरी जमहूरियत ही तकसीम है। रियासत के सुतून अपनी अपनी धुन में तकसीम है। सूबे तकसीम है, हत्ता के उन्हें जोड़ने वाला विफाक मकबूलियत और कबूलियत में तकसीम है। गैर जानिबदारी को लेकर जहाँ सियासत तकसीम है, वहाँ रियासत भी तकसीम है। वतन अजीज़ में गद्दारी और बगावत की तशरीह तकसीम है। इलेक्शन कमीशन एक है, मगर इसके जारी करदा फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के नताइज तकसीम है। यहाँ ताकत का इस्तेमाल अंधा है, लेकिन जुल्म सहने वाले तकसीम है। इक़्तिदार एक है, लेकिन इस पर बारियाँ तकसीम है। जेलें वही हैं, लेकिन इन जेलों में आनियाँ जानियाँ तकसीम है। हर तरफ अवामी खिदमत के दावे तो हैं, लेकिन खादिम तकसीम है। इस तकसीम को इत्तफाक में बदलने के लिए क्या करना होगा? हुकूमत, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो एहतजाज करने निकली, हुकूमत ने इस्लामाबाद को, पूरे इस्लामाबाद को बंद करके और लाहौर को बंद करके और पिंडी और जो आसपास के अजला हैं उनको बंद करके जो इक़दामात हुकूमत ने किए हैं, क्या हुकूमत ख़ुद इनके एहतजाज को, इनके जो प्रोटेस्ट हैं उसको हवा नहीं दे रही है? ख़ुद हुकूमत इनको मकबूलियत की तरफ नहीं लेकर जा रही है? इसी पर मैं बात करूँगी। अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब आपका। अब अली गौहर साहब, आप लोग कह रहे हैं कि SCO समिट होने वाला है, ये वक्त दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी उसमें वक्त है। एक दिन का उन्होंने एहतजाज करना था, 2 दिन का एहतजाज करना था, लेकिन जिस तरीके से इस्लामाबाद को जैम पैक कर दिया गया, आज लाहौर में जो हाल है, जगह जगह बंद है, लोगों ने आज अपने कारोबार नहीं खोले, कोई बाहर निकल नहीं सकता। आप हुकूमत क्यों इस वक्त तहरीक इंसाफ से ज़्यादा हुकूमत एग्रेसिव लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है कि एक जत्थे और जो गिरोह हैं उन्होंने एक सियासी पार्टी का लिबादा ओढ़ा हुआ है और उसकी आड़ में कभी ये 9 मई के वाक़यात करते हैं, हत्ता के 9 मई के वाक़यात पर भी तज्जुब जो है वो अपनी जगह पर, कि जिसमें शोधा के मुजस्समे तोड़े गए, जिसमें मोटरवेज को आग लगाई गई, जिसमें जितनी भी तनसीबात थी मियाँ वाली सरगोदा की, उनके ऊपर हमला आवर हुए ये लोग। हत्ता के MM आलम के जहाज़ को ना सिर्फ आग लगा दी, बल्कि वो रेडियो स्टेशन KPK का पेशावर का, जहाँ से पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था, उसको भी आग लगाई इन दहशतगर्दों ने। दूसरी बात यह है कि आपका सवाल बिल्कुल इंतहाई मुनासिब है कि आप क्यों बंद करते हैं और क्यों रोकते हैं। देखिए, इससे पहले आपको याद होगा धरने भी हुए थे, जब PTV के ऊपर हमला हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट के इर्द-गिर्द कब्रें खोदी गई थी, जब अंपायर की उंगली की बातें की जाती थी, जब तकरीरों में ये भी कहा जाता था कि गवर्नमेंट ये वसाइल इस्तेमाल कर रही है, क्या ये इनके बाप का पैसा है।
तो मैं आज आपकी वसातत से पूछता हूं कि जिस तरह से KPK के वसाइल को बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ की पुलिस 1122 की गाड़ियां, सारे सरकारी गाड़ियां, उनके फ्यूल, तो ये क्या किसी की, ये भी बाप का पैसा है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर ऑपोजिशन में रहते हुए सोच और होती है, हुकूमत में रहते हुए सोच और होती है। 2022 में मार्च में जब अदम एतमाद लेकर आनी थी, उस वक्त ऑपोजिशन ने, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब और उस वक्त OIC का इजलास होना था, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब क्या कहा करते थे, जरा प्ले कीजिए और सुनाइए वो क्या कहा करते थे। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। हम देखते हैं आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ऑपोजिशन में रहते हुए आप लोगों की, तमाम सियासतदानों की, पार्टियों की सोच और होती है, हुकूमत में आते ही सोच बदल जाती है। अगर आप हमारा सियासी पार्टीज के साथ कंपैरिजन करें तो मैं तो बिल्कुल उस आपकी बात की तईद करूंगा, लेकिन मादरत के साथ अगर वो जत्थे जो गुलेल में गोलियां लेकर आए पुलिस और पाकिस्तान और इस्लामाबाद की अवाम पर हमलावर होने के लिए, जो असला लहराते हुए आए, जो उससे पहले जिस पार्टी का वजीर आला तकारीर करे कि भाई मैं जेल के अंदर से छुड़ा के ले जाऊंगा, और बागियाना तकारीर और ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि आपने पाकिस्तान के हर शहर में लॉकडाउन्स किए हों, जलाने और जलाओ और गिराव की आप लोग सियासत करते हो, मुल्क में आप इंतशार फैलाते हो, ग्रीन बेल्ट्स में आग लगाते हो, रेड जोन के अंदर, मतलब कि वो ऑपोजिशन में होते हुए लॉकडाउन करने की बात करते थे। हुकूमत, आप लोग तो हुकूमत में रहते वो सब कुछ प्रैक्टिकली कर रहे हैं। आप कहाँ बैठे हैं, आप आकर देखें तो सही यहाँ पर क्या हाल है। इस्लामाबाद के लोगों से पूछें, वो इतना परेशान है, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, पूरा इस्लामाबाद जैम पैक है। मुझे ये बताएं कि पूरा 4 साल PTM के प्लेटफॉर्म से जलसे हुए, कई बड़े बड़े जलसे हुए, कई बड़े बड़े एहतजाज हुए, लेकिन मुझे बताएं कि किसी भी उस वक्त की PTM की पार्टी ने किसी न किसी शहर का लॉकडाउन किया? कभी ट्रैफिक जैम हुई? आपने बड़ी बड़ी मुनासिब बात की है, लेकिन इसके जो सरगुना है वो वही है जो आज जेल में बैठा है और उसके हवारी हैं, जो कि जाहिर है इस किस्म के हालात है। मुझे ये बताएं, अगर आज आपसे मैं आप सीनियर साफ़ी हैं और आपका माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप इस चीज़ की गारंटी करती हैं कि इन लोगों को खुली छुट्टी दे दी जाए और फिर पाकिस्तान में अमन बहाल रहेगा, फिर इस्लामाबाद का अमन बहाल रहेगा, फिर लाहौर का अमन बहाल रहेगा, फिर कोई 9 मई का वाक़या नहीं दोहराया जाएगा? जो खुद असला लेकर आ रहे हैं और खुद कह रहे हैं अपनी ज़बान से हम हमला करने के लिए आ रहे हैं, आप कहती हैं कि उनको रोका ना जाए। आपकी ये राय है कि लॉकडाउन, तो फिर अवाम को कैसे राय ना कि हुकूमत को बिल्कुल उन्होंने घुमा के रख दिया है। आप लोगों की हुकूमत की कहीं रेट लग नहीं रही है, मट्टी से भरे कंटेनर रख दिए गए हैं, एहतजाज हो रहा है। आप लोगों ने उस एहतजाज को इतना बढ़ावा दे दिया है अपने एक्ट से, अपने इक़दामात से। इस्लामाबाद में जो कुछ कल हुआ, जो आज लाहौर में जो कुछ हो रहा है, अगर किसी ने नहीं भी निकलना, किसी को नहीं भी पता चलता, इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, समझ में नहीं आती है इस मुल्क में हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, ये समझ हमें भी नहीं आती कि ये इंतशारी लोग जो है ये पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं 9 मई के वाक़यात के बाद। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी हमारे मोबाइल सर्विस बंद करने की क्या वजूहत है? इंटरनेट बंद आगे इंटरनेट पाकिस्तान में बहुत अच्छा चल रहा है, जो आप लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। बिल्कुल बंद करना चाहिए सिक्योरिटी के लिहाज से। जिस वक्त कोई मुल्क के ऊपर हमलावर हो रहा हो, जो किसी आपके वफाकी कैपिटल के ऊपर ये लोग हमलावर हो रहे हो, और आप ये समझे कि फिर 9 मई के वाक़यात पर क्या एतराज़ किए जाते थे। यही कहा जाता था ना कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहाँ थी, इनको रोका क्यों नहीं गया। आज रोका गया तो पूछा जाता है कि इनको रोका क्यों गया। इसका मतलब है कि जब ये पार्लिमान के ऊपर हमला आवर कर दें, जब ये अपनी गोलियों से कुछ लोगों को छलनी कर दें, तो फिर आपका मकसद ये है सवाल का कि फिर इनको रोकना चाहिए, उससे पहले इनको नहीं रोकना चाहिए। फिर किसी शहीद के जाकर ये मुजस्मे तोड़ दें, फिर किसी मोटरवे को या किसी मेट्रो को जाकर आग लगा दें, फिर उसके बाद हमें हिफाजती इक़दाम करने चाहिए।
दहशत गर्दों से निपटने के लिए मोबाइल सर्विस बंद करनी पड़ती है, दहशत गर्दों से निपटने के लिए माजरत के साथ और अगर ये जमात दहशत गर्द होती तो इस मुल्क के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम ना करते। ये शायद आप भूल रहे हैं। दहशतगर्द आप समझ रहे हैं, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत उसके चीफ जस्टिस ने उनको एक बतौर सियासी जमात तस्लीम किया और वहाँ के जजेस ने अक्सरियती फैसले में इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया कि इनका जो हिस्सा है मखसूस नशिस्तों का वो इनको दिया जाए। अगर वो जमात दहशतगर्द होती तो इस मुल्क की अदालत का ये फैसला ना होता। ये आप लोगों की सोच है। नहीं, देखें उसी बेंच में बैठे हुए दो मोहतरम जजेस ने अपने फैसले में लिखा कि अगर इस अक्सरीती फैसले पर अमल किया जाए तो आइन की फलां दफात जो है वो मुअत्तल करना पड़ेगी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं हुआ। अदालतों के जरिए कई दफा आइन को तोड़ा और दोबारा लिखा गया, जिस तरह से कि हमजा शहबाज साहब वाले केस में लिखा गया, जिस तरह से परवेज मुशर्रफ को इजाजत दी गई कि वो आइन में अमेंडमेंट कर ले। तो इसका मतलब, और खुद उसी बेंच में बैठे हुए जजेस ने बाकायदा आइन की दफात का हवाला दिया कि ये आइन की दफात जो है ये मुअत्तल करना पड़ेंगी। ये पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम फैसला है। तो लिहाजा इस किस्म की मिसालें देना मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब है। अलबत्ता शर पसंद लोगों से शहरियों की हिफाजत करना ये पाकिस्तान की हुकूमत का काम है, वो कर रही है। और ऐसे कानून तोड़ने वाले लोगों के साथ बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, मुस्लिम लीग रहनुमा मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार है। सियासी जमातों से लेकर इदारों तक और इदारों से लेकर जजेस और वकला तक सभी सियासी तकसीम में हमें बटे हुए लग रहे हैं। ये पोलराइजेशन ही है कि हतमी मुसवदा सामने आने से पहले ही आइनी तरमीम मुतनाज़े हो चुकी हैं। ये पोलराइजेशन ही है कि आर्टिकल 63A पर अदालती फ़ैसले को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से जोड़ा जा रहा है। ये आर्टिकल 63A के फ़ैसले के मकासद क्या हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब क्या कहते हैं, पहले सुनिए। फैसला आया है 63A के हवाले से और 2-3 दिन की एक हेयरिंग करना, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के जबरदस्त और गहरे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि बेंच किस तरह बना। उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को पसे पुश्त डालते हुए 3 दिन में एक फैसला दे दिया गया। और उस वक्त ये फैसला दिया गया जब ताले आज़मा चाहते थे कि राह हमवार हो, एक ऐसी अदालत जो ताबेदार होगी ये कायम की जा रही। और इस अदालत को तमाम वो इख्तियारात दिए जा रहे हैं आईनी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल। यहाँ तक लिख दिया गया कि अगर पुलिस भी कोई अमल करती है तो हाई कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकेंगे। अगर कोई मिलिट्री कोर्ट किसी की गिरफ्तारी का हुक्म देती है तो हाई कोर्ट उस मामले को नहीं देख सकेंगे। इस नई अदालत में रिटायरमेंट की उम्र 68 साल रखी जा रही है। बिल्कुल नजर आता है कि मंसूबा क्या है, किसको ये चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं। तो ये है वो आईनी तरमीम, ये है वो पैकेज जिसके लिए आज राह हमवार हुई है। नाजरीन, ये पोलराइजेशन नहीं तो क्या है कि इस फैसले से ज़्यादा बेंच की तश्कील और फैसले की टाइमिंग जो है उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। ये पोलराइजेशन ही है कि एक ही बिल्डिंग में बैठने वाले जजेस एक दूसरे से इख्तलाफात ख़तों और अपनी तहरीरी फ़ैसलों में कर रहे हैं। ये पोलराइजेशन ही है कि एक बार फिर अदल के ईवानों में तेरा जज मेरा जज ये गूंज सुनाई देने लगी है। ये पोलराइजेशन ही है कि अब फैसलों को कोई मान रहा है ना ही फैसला देने वालों को। ये पोलराइजेशन ही है कि वकला बिरादरी कहीं आइनी तरमीम की हिमायत तो कहीं मुखालफत करती हुई लग रही है। ये पोलराइजेशन ही है कि बार और बेंच का रिश्ता आज कमज़ोर तरीन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पोलराइजेशन ही है कि जज वकील की और वकील अपने जजेस की इज्जत को भूल रहे हैं। आइनी तरमीम और आर्टिकल 63A के हालिया फैसले पर वकला बिरादरी या कानून के मुहाफिज तकसीम क्यों है? इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन के दौर में क्या 2007 जैसी वकला तहरीक दोबारा मुमकिन है? क्योंकि इस सारी सूरत हाल में वकला तो तकसीम है, ये एक हकीकत है। इसी पर मैं बात करूँगी। सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर हुसैन भट्टी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आइनी तरमीम ने एक भूचाल नहीं मचा दिया पूरे मुल्क में? एहतजाज इस्लामाबाद में देखें, लॉकडाउन चल रहा है, लाहौर में लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हुई हुई है, जेरन हुई हुई है। ये सिर्फ आइनी तरमीम ही आपको वजह लग रही है या पीछे कुछ और भी रीज़न्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत शुक्रिया जी। बड़ा अहम इशू है और इस वक्त जो है मुल्क जिन चीज़ों का शिकार है और जिस खलफशार का शिकार है उसमें ये बातें समझने की बड़ी ज़रूरी हैं। मैं समझता हूँ कि सिर्फ आइनी तरामीम जो हैं इस वक्त पोलराइजेशन और ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है और इस तरबियत जो पूरी आवाम के अंदर है और एक अनयूजुअल सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उसमें आइनी तरमीम जो प्रपोज़ की गई हैं मेरे ख्याल में शायद दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। इसके अलावा एक जो पॉलिटिकल जंग जो है पिछले एक अरसा से चली आ रही है, सिंस द इलेक्शन जनरल इलेक्शन कंडक्टेड और रजीम आ गई और उन्होंने कहा जी हमारे जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स से लेकर इलेक्शन तक सारी इंजीनियरिंग हुई है, वो सारी चीज़ें मुसलसल चलता आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ तक चीज़ें पहुँच गई हैं। तो जो अभी एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है उसमें जो अभी आपने कहा, मुझे इस बात से आपसे इत्तेफाक है कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक डेफिनेट किस्म की बाइफरकेशन है जजेस के दरमियान। 13 जज और मेरा जज, ये कभी हमने तारीख में नहीं देखा था और ऐसा भी नहीं देखा था कि बेंचेस बने और पता चल जाए कि फैसला क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही बेंच बनता है तो आप 24 करोड़ में से किसी से भी पूछ लें कि फैसला क्या होगा, वो आपको बता देंगे कि फैसला क्या होगा। ऐसा कभी दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दी होल नेशन एंड फॉर दिस कंट्री। जी मैं ये समझता हूँ कि अभी वक्त है कि सारी कौम के बड़े जो हैं उनको एक पेज पे बैठना चाहिए, एक पेज पे खड़े होना चाहिए इस मुल्क की सलामती के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए और इस मुल्क की 24 करोड़ अवाम और अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की बचत के लिए एक पेज पे बैठना चाहिए और बैठ के ये मसले का हल निकालना चाहिए। इस मुल्क की पार्टी है, एक बड़ी सियासी जमात है, इसमें कोई शक नहीं है। इस मुल्क के चीफ जस्टिस ने भी उन्हें एक बतौर सियासी जमात तस्लीम किया। आप जो आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, आप उनको एतमाद में क्यों नहीं लेते हैं? आप क्यों उनको बिठाते नहीं है साथ? अब उनकी जो कंसर्न्स हैं, आपने सलमान अकरम राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें वो कहते हैं कि आईनी तरमीम के बाद लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। कौन होगा उनका पुरसाने हाल? वो कहते हैं कि आर्टिकल 63A का जो फैसला हुआ आईनी अदालत में जिसे चीफ जस्टिस लगाने जा रहे हैं, आप देखें काजी फाइज ईसा साहब को मतनाज़ शख्सियत बना, वो कॉन्ट्रोवर्शियल बनते जा रहे हैं। कौन बना रहे हैं? सियासी लोग बना रहे हैं। नए आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्हें कौन कंट्रोवर्शियल बना रहा है? ये सियासतदान बना रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी ये खत्म होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। देखें इसमें आपकी 2-3 बातें आ गई। पहली तो बात ये है कि जजेस कंट्रोवर्शियल जो है ये उसी बात का नतीजा है कि जजेस की एफिलेशंस हैं अनफॉर्चुनेटली विद पॉलिटिकल पार्टीज़, हालांकि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान जो है इंसाफ करना है। इसीलिए जो है वो आइनी कोर्ट की बार बार बात हो रही है कि जो आइनी और सियासी फैसले उनके लिए अलहदा अदालत जो इस मुजवज़े के अंदर, वो भी एक चीज़ है कि जी आइनी अदालत अलहदा बना दी जाए जिसमें ताकि आइनी मुकदमात उसके अंदर चले जाएं। हाँ। और वो मैक्सिमम भी अगर टाइम लेते हैं तो कोई बात नहीं, ताकि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के जो मुकदमात हैं आर्टिकल 185(3) के अंदर जो आपका और मेरा एपलेट राइट है, जो आपका मेरा सिविल राइट है, वो इस तरह से बुरी तरह से डिस्टर्ब और मुतासर हो रहा है कि 10-10, 20-20 साल से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। हमें पता चलता है जी आर्टिकल 184(3) के तहत जो है वो उन मुकदमात की या समाअत हो रही है या उन मुकदमात की समाअत हो रही है जिसमें कोई पॉलिटिकल इशूज़ हैं या कोई फॉर्म 47 के कभी ये इंट्रा पार्टी, कभी यहाँ 63A के फैसले हो रहे हैं। तो उसमें 24 करोड़ अवाम कहाँ है? 24 करोड़ अवाम का मुकदमात जो हैं, आप देखिए 20 साल बाद या 30 साल बाद पता चलता है कि जनाब जिस मुकदमे की समाअत हो रही है उस मुकदमे में जो कॉन्विक्ट था वो जेल के अंदर उसकी डेथ हो गई है। और कई दफ़ा ऐसे भी पता चलता है कि 30 साल बाद 20 साल बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है जी आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। अब 30 साल उसके जो कीमती जो दिन है, बड़ी मिसाल है जुल्फकार अली भट्टो का केस, आज अदलिया अपने माथे से वो दाग धोने की कोशिश कर रही है। जुल्फकार अली भट्टो के मुकदमे को एक लंबे अरसे के बाद खोलना और जो सुप्रीम कोर्ट के एक माथे के ऊपर दाग था उसको धोने के लिए उन्होंने कहा जी वो फैसला गलत हुआ हमसे। तो आज ही आप गलत फैसले क्यों करते हैं? आज आप फैसले करते हुए ये देखें कि इस मुल्क की इज्जत और वकार का भी ख्याल करना है, इस मुल्क की इंटेग्रिटी का भी ख्याल करना है। अगर ये हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर दे कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है और उधर से काजी फाइज ईसा साहब ये क्लियर कर दें कि आईनी अदालत बने, कुछ हो, मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मैं कोई भी ओहदा कबूल नहीं करूंगा। अपनी समझते आधे मामले ऐसे हाल हो जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि काजी फाइज ईसा को
जब उनका वक्त पूरा हो रहा है तो उनको खुद से ये कह देना चाहिए। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वो कहें जी मैं कोई भी ओहदा कबूल नहीं करूँगा। ये उनका एक अपना, ये उनका अपना, देखें उनका ये अपना उनका सवाबदीद है। आप और मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकते। कई बेशुमार ओहदे ऐसे भी हैं जिनके ऊपर एज का कोई चेक नहीं है या लिमिटेशन नहीं है। अगर कोई और ओहदा जैसे इसके बाद कोई रिटायर होने के बाद, या आप देखिए कि साहब एक फार्मर जो है चीफ जस्टिस जो हैं तारड़ साहब जो हैं, एक चीफ जज रहने के बाद जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, तो कैसे उनको पाबंद कर दिया जाए कि जी कल को आपको बड़ा ओहदा जो है वो कबूल नहीं करेंगे। वो उनकी अपनी चॉइस है, वो करते हैं या नहीं करते, क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते। मैं समझता हूँ कि पसंद नापसंद के लिए ये ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त भी करें, टॉलरेट करें। मैं बतौर प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन, मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपनी कैबिनेट से बातचीत करके हम ये कोशिश करेंगे कि अगर ये बड़े खुद से इकट्ठे नहीं बैठते तो ये एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन आपको अपना फोरम मुहैया करेगी। इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए तमाम बड़े जो हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है मैं लाहौर बार एसोसिएशन में इंशाल्लाह ताला बुलाऊंगा और उनसे बात करेंगे और उनको कहेंगे आपस में बैठ के डेलिब्रेट करें, एक पेज पे बैठें इस मुल्क की फ़लाह के लिए, इस कौम की फ़लाह के लिए और इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हों। मुजव्वज़ा तरमीम का हतमी मुसव्वदा तो किसी के पास नहीं है जो होने जा रही है। आपने कुछ और पढ़ा, हमने भी देखा, स्क्रीन पे कुछ और चला। इवन के मौलाना कहते हैं कि मेरे पास कुछ और था, पीपल्स पार्टी के पास कुछ और था। ये अब जो इन्होंने तरमीम करनी है, वकला बिरादरी को इस पर क्या एतराज़ है? एक आईनी अदालत तो वो पीपल्स पार्टी तो डटी हुई है इस पर, क्योंकि मिसाक़े जमहूरियत में हमारा तय था, ये तो बनना ही बनना है। लेकिन ये जो आर्टिकल 8 में भी तरमीम की ये लोग बात कर रहे हैं, फिर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर अगर इन्होंने किसी को उठाना है, फिर वो मुकदमात अगर आप किसी और इदारे को दे देंगे तो ये क्या होगा इस मुल्क? वकला ने हमेशा आइन की बालादस्ती में, आप देखिए कि 1947 से लेकर आज के दिन तक 2007 वाली जजेस वाली तहरीक में भी हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, देते चले आ रहे हैं, देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बात पे हमें पूरा यकीन है। वकला को ये एतराज़ है, आप देखें वकला जो हैं इस सिस्टम का ख़ास तौर पे कानून और आइन के हवाले से जो भी तरमीम आनी हैं वो बड़े ही ओरिजिनल स्टेक होल्डर हैं। आप हुकूमत अगर जो है वो अपनी बगल से निकाल के एक मसवदा रख देगी और 6 मगोइयाँ तो फिर होंगी, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं समझता हूँ जैसे ही पूरी दुनिया में जो कानून साजी होती है, मैं उसको आपको बताता हूँ। मैं US बोस्टन से लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का एक कोर्स पढ़ रहा था जो 6 मंथ का था, तो जो उन्होंने तरीका बताया हमें कानून साजी कैसे की जाती है, यहाँ उससे एंटायरली डिफरेंट है। उन्होंने कहा जी पहले जो मसवदा लाना चाहते हैं वो मसवदा लेके आएँ, उसको स्टेक होल्डर्स जो हैं, अगर एजुकेशन का है तो आप उसातिज़ा को बुलाएं, अगर लॉ का है तो उनको बुलाएं, अगर हेल्थ के हवाले से है तो आप डॉक्टर्स को बुलाएं। जो स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड करें, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लें। ओपिनियन लेने के बाद आप उसको बहस उसके ऊपर करें, उसको एक रिफाइंड सूरत हाल के अंदर लेके आएँ, उसकी जो रेलेवेंट कमेटी है जिसमें टेक्नोक्रेट्स हैं उनके सामने रखें, वो डिटेल डिस्कशन के बाद जो है उसको आप भिजवाएं, कैबिनेट से अप्रूवल लें और आपको उसको असेंबली में लेके आ जाएं। असेंबली में फिर जो आपके इलेक्टेड मेंबरान हैं अवाम के, जो 24 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपना विजडम दें उसके ऊपर। उस विजडम के बाद अगर मेजॉरिटी कहे कि इसको पास होना चाहिए, ये तरीका होता है किसी आइन साजी का। लेकिन यहाँ ऐसे वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि इस मसवदे को जो है एक प्रॉपरली पब्लिक के अंदर फ्लोट होना चाहिए था। देखें सर, पाकिस्तान का आइन एक, मैं समझता हूँ एक ही हमारे पास सेक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर तमाम जमातें, इस मुल्क की तमाम सियासी और मजहबी जमातें एक हैं। मैं समझता हूँ इससे हमारी आवाम के तकसीम का खदशा हो, इस मुल्क के जो मैं समझता हूँ फ्यूचर का अगर कोई इशू हो, तो इसके लिए मैं समझता हूँ ये छोटी कुर्बानी है कि आप लोगों को ऑन बोर्ड ना करें, सबको ऑन बोर्ड करना चाहिए। 63A को लेकर जो फैसला है इस पर भी वकला बिरादरी बड़ी जी मैं अर्ज करता हूँ। देखें बात यह है कि जब 63A के ऊपर पहले फैसला आया तो बंदियाल साहब का, आप देखें 63A को आप पढ़ें, उसके कंटेंट्स पढ़ें, उनके कंटेंट्स के अंदर जो है जो चीज़ें लिखी गई हैं, उस जजमेंट को पास करते हुए उन कंटेंट्स को तरमीम, उसके अंदर जो है उसको तरमीम करने का कहा गया। अब आइन को रीराइट जो है करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है। बेशक मैं समझता हूँ इससे एक बड़ी खराबी आएगी कि लोग फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग होगी वगैरह वगैरह, लेकिन ये इसको भी आप जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के बजाय इसमें भी तरमीम आप अगर लेके आना चाहते हैं जो मुनासिब है, तो आप इसको पार्लियामेंट के अंदर लेके आएं। तो पार्लियामेंट करेगी ना, तरमीम होगी ना इसमें, व्हाटएवर इट इज। अब बात यह है
कि जो पहले ये उसी वक्त वकला ने पिटीशन फाइल कर दी थी, उसी वक्त जो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से पिटीशन चली गई थी कि ये जजमेंट जो है जिसके नतीजे में आप 63A ला रहे हैं, ये आइन को रीराइट करने वाली बात है। जब बंदियाल साहब जी तब से, और तब से वो पिटीशन पेंडिंग थी, नई पिटीशन नहीं थी। अब उन्होंने समझा कि वक्त की जरूरत है, तो वक्त आपको पता है हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वक्त जो है वही मैं कह रहा हूँ। देखिए जी, यहाँ तो वक्त वाली बात है, जो अखबार सुबह 20 रुपए का बिकता है, शाम को 20 रुपए किलो भी बिकता है फिर। तो बात यह है कि वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज अगर तरमीम आई है तो इसलिए एतराज़ हो रहा है कि शायद ये वक्त शायद मुनासिब नहीं है। आप देखें कि इस आइन के अंदर 25 तरमीम पहले भी आई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट 18वीं भी आई है जिसमें सूबों को इख्तियार मिला है, 19वीं भी आई है, 21वीं भी आई है, 24 भी है, 25 भी आई है। अब देखिए पार्लियामेंट का ये इख्तियार है कि वो कवानीन के अंदर जो है तरमीम करे। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट का सिर्फ आवाम के सामने रखे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने लगा हूँ। पूरी दुनिया ने जहाँ कहीं भी तरक्की आई है, आपके साथ वाला मुल्क चाइना आपके साथ आज़ाद हुआ, बांग्लादेश आपके साथ आज़ाद हुआ, बल्कि 71 में आज़ाद हुआ, मलेशिया आपके साथ आज़ाद हुआ, कई सारे ममालिक आपके साथ आज़ाद हुए। उन तमाम ममालिक में बेहतर लेजिस्लेशन हुई और रूल ऑफ लॉ का क़याम आया। इसी वजह से आज वो तरक्की की मनाजिल जो है वो तय दर तय किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि आज भी हम 1898 वाला क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ने पे और उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए पाबंद हैं। 1860 का पाकिस्तान पिनल कोड आज भी हम पढ़ने के लिए और उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए पाबंद हैं। इसी तरह सिविल प्रोसीजर कोड, ये मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैडम। इसमें बात यह है कि पार्लियामेंट का ये इख्तियार सिर्फ इख्तियार नहीं है कि वो कानून साज करे, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, ये अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो इसीलिए इलेक्ट होते हैं कि उनको कानून साजी करनी चाहिए और बेहतर कानून साजी करनी चाहिए, जिन कवानीन के अंदर तरमीम आनी चाहिए ताकि वो इम्प्लीमेंटेबल हों, ताकि वो बेनिफिशियल हो इस कौम के लिए और उनका उनसे बेहतर नतायज बरामद होते हैं। अदालतों के फैसले देकर कवानीन साजी करना, वो भी टाइमिंग पर एक बहुत बड़े सवालात उठते हैं। फिर अदालत की जो रिट है ये उसको चैलेंज करने के मुतरादिफ है। मैं करता हूं, देखें जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 189 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसीलिए है कि ऑल द जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स आर बाइंडिंग बाय ऑल पब्लिक फंक्शनरीज, नीचे वो सब के लिए पाबंदियां उसके ऊपर हैं। लेकिन इसमें आप देखने वाली बात यह है कि वो जजमेंट जो है वो मेलाफाइडी नहीं होनी चाहिए। वो जजमेंट जो है वो मुल्क की बका या मुल्क की किसी ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ ना हो जिससे आपके जो है, जैसे आप इस वक्त देखें कि कितना एक खलफशार पैदा हुआ है। ऐसे हालात में इवन 63A की भी जजमेंट अगर आ रही थी तो चाहिए था कि एक बैलेंस बेंच बनता और तमाम, लेकिन वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो सदारती ऑर्डिनेंस लाया उसमें चाहिए था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सुना जाता, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को भी सुना जाता और एक बैलेंस फैसला आता। बेशक यही फैसला आता, लेकिन सबको समाज का एक सबकी नुमाइंदगी होती और सबको इस बात के ऊपर लाया जाता कि आइन को रीराइट नहीं किया जा सकता। लाहौर बार एसोसिएशन आज जो अंदर सारी शेलिंग हुई है, सारा दिन हम मनाजिर देखते रहे हैं। जब पुलिस शेलिंग कर रही थी, प्रोटेस्टर्स अंदर आ गए, एहतजाज करने वाले अंदर शेलिंग हुई, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस पे? जी देखें, इसके ऊपर जो है आज हमने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और उसमें हमने तय किया है कि इसके ऊपर हम भरपूर एहतजाज करते हैं और मजम्मत करते हैं ऐसे तमाम लोगों की और तमाम ताकतों की जिन्होंने शेलिंग के लिए उनको कहा या ऑर्डर किया। और ख़ास तौर पे हमने मंडे वाले दिन, जी यकीनी बात है, पंजाब पुलिस ने किया और हम मंडे वाले दिन इसके ऊपर स्ट्राइक हमने कॉल दी है और मंडे वाले दिन लाहौर के तमाम कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर हमने पुलिस का दाखिला बंद किया है और किसी को हम रिमांड तक भी नहीं लेने देंगे। अगर अदारों का इज्जत वकार और तकरीम नहीं रहेगी तो यकीनी बात है फिर हम प्रोटेस्ट जो है हमारा हक है। जैसा कि आपने देखा कि मॉडल टाउन कोर्ट्स जो 10 कोर्ट्स का मुतनाज़ा नोटिफिकेशन है, हम बार बार हुकूमत से और जुडिशरी के बड़ों से कह रहे हैं कि आप वो 10 अदालतों की वजह से 450 और 470 अदालतों का काम डिस्टर्ब ना करें, उसके ऊपर भी हमारी बात नहीं सुन रहे। तो यकीनी बात है इसके ऊपर एहतजाज तो होगा। क्या आज पुलिस पुरअमन लोगों पर कर रही थी? देखिए जी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब वकला जो हैं वो सिविल कोर्ट ईवानी अंदर दाखिल हुए तो उसके अंदर दाखिल होकर जो शेलिंग की गई, हमारा जहां हमारी कैबिनेट बैठती है कमेटी रूम के सामने, इस कमेटी रूम के ऊपर शेलिंग हुई और वहां शेलिंग हुई ये मैं, और जहां जजेस की गाड़ियां खड़ी थी वहां शेलिंग हुई। मैं समझता हूं इस बात का नोटिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लेना चाहिए, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लेना चाहिए और सेशन जज लाहौर को इसका नोटिस लेना चाहिए कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जो है एक अदारे का तकद्दुस इस्तेमाल किया है। बहुत शुक्रिया मुनीर हुसैन भट्टी साहब, सदर लाहौर बार एसोसिएशन मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो कहानी है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। 9 जून 2022 से लेकर 3 मार्च 2024 तक PTI 3 बार पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवा चुकी है। 2 इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन नहीं मानता, जबकि तीसरा इलेक्शन अभी तक बीच में लटका हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने 3 मार्च को होने वाले इलेक्शन पर एतराज़ लगा रखा है कि PTI 22 अक्टूबर तक अपने डॉक्यूमेंट पूरे करे, जबकि PTI का मौक़िफ़ ये है कि पार्टी इलेक्शन का सारा रिकॉर्ड FIA उठाकर ले गई थी, लिहाजा वो डॉक्यूमेंट जमा कराना मुश्किल होगा। नाजरीन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही तहरीक इंसाफ के गले की हड्डी बना हुआ है, जिस पर इंतखाबी निशान बल्ला बहाल हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अपनी मखसूस सीटें भी मिल सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना मानने की वजह भी इलेक्शन कमीशन ने इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को ही बना रखा है। ये खदशात मौजूद हैं कि स्पीकर के ख़त के बाद इलेक्शन कमीशन एक बार फिर मतनाज़े मखसूस सीटें हुक्मरान इत्तेहाद को दे दे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और वज़ाती ऑर्डर्स को न सिर्फ चैलेंज कर चुका है बल्कि इस पर हुक्म इम्तनाई भी स्टे भी मांग रहा है कि जब तक नज़र-ए-सानी का फ़ैसला नहीं आ जाता तो जो मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है, वज़ाती ऑर्डर है, इस पर अमल दरामद को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शंस होते हुए भी इलेक्शन कमीशन ये मानने को तैयार नहीं है कि PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार है। वो अभी तक अदालत से पूछ रहा है कि नया इलेक्शन एक्ट आ चुका है और वो अदालती फ़ैसले को माने या पार्लियामेंट की माने। तो ये मामला इतना ज़्यादा उलझा हुआ है, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, इस मुल्क में अब लग रहा है कि सब कुछ आईनी तरमीम के लिए हो रहा है, जो प्लानिंग हो रही है या जो भी अगला ढांचा हम देख रहे हैं वो आईनी तरमीम को सामने रखते हुए बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम होना बहुत ज़रूरी है। अब इलेक्शन कमीशन चाहता है कि उन्हें हुक्म इम्तनाई मिल जाए और जो 12 जुलाई का फैसला और फिर इस पर वजाहती ऑर्डर, इस पर अमल दरामद से सुप्रीम कोर्ट जो है अभी इसको स्टे दे दे। तो क्या इसको आप डिलेइंग टैक्टिक्स कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ताकि वो जो उनका आईनी तरमीम का मामला है उधर से वो भी हल हो जाए, 25 अक्टूबर भी आ जाए, चीफ जस्टिस भी की भी तब्दीली हो जाए, उधर से आईनी अदालत बन जाए? तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स है सब? ये सारा मामला तो ठीक है कि इंतजामी मामलात हैं, कुछ अदालती मामलात भी चलते आ रहे हैं, जिसकी बना पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक जवाब मिल गया कि उन्होंने जब 12 जुलाई के फैसले को चैलेंज कर दिया तो वो इसमें खामियां बहुत ज़्यादा थी। वो आइन से मारवा बहुत से फैसले किए थे, महफूजों पर उन्होंने बात की थी। तो फिर इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को ये भी सपोर्ट मिल गई कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीमी बिल जो है मुश्तरका पार्लियामेंट ने मंजूर किया, इसकी बना पर यह कहा गया 2017 से लागू होगा, वो भी सपोर्ट मिल गई। फिर कौमी असम्बली के स्पीकर का खत आ गया, उससे भी इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट मिल गई। तो ये सारी चीजें अगर ना होती तो इलेक्शन कमीशन ने लामहला उसको तस्लीम कर लेना था। अब एक स्पीकर कौमी असम्बली ये कहता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम नहीं करना, तो वो भी उनके लिए एक जवाब पैदा हो गया। लेकिन बहरहाल अभी नजर ये आ रहा है तो क्या ये तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता? तौहीन अदालत के जुमरे में इसलिए नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन का मौका बड़ा मजबूत है। उन्होंने कहा जी हमें तो खत लिखा गया स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, और साथ साथ कौमी असम्बली के स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को डिलिस्ट भी कर दिया कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट से। तीसरा उन्होंने ये कहा कि तरमीमी बिल पास हो चुका है जिसकी बना पर 2017 से लागू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे तौहीन अदालत तो नहीं लगेगी, लेकिन बहरहाल अब ये बड़ी भारी जिम्मेदारी आयत हो गई है 8 जजों पर मुश्तमिल जस्टिस मंसूर शाह को कि वो जो इलेक्शन कमीशन के जो एतराज़ात हैं या उनकी नज़र-ए-सानी है जो उन्होंने चैलेंज किया है उसका वो फौरी तौर पर फैसला करें। अब अगर वो इलेक्शन कमीशन के हकामात जो सवाल अब वो नज़र-ए-सानी में उठा रहे हैं, ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन पहले भी उठा चुका है जब वजाती ऑर्डर बाद में आया, तफसीली फिर डिटेल फैसला भी आया। ये सवाल कोई नए तो नहीं उठा रहा इलेक्शन कमीशन? ज़ाहिर उसमें भी बहुत सी चीज़ छोड़ गया ना। और जो फैसला 8 जजों को आया तो उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के जो एतराज़ात थे जो उन्होंने पेश किए, सवाल पेश किए थे, वो जवाब नहीं दिया। अब उन्होंने अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जो नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त समझ लें या रिविजिट समझ लें, अगर इसको मुस्तरद कर देता है
तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास दो चारे हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो पार्लियामेंट को लिखें कि जनाब ये तो आइन के मारवे हो रहा है, हम कैसे इस पर फैसला करें, या वो उस पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर दे। मेरा ख्याल है अमल दरामद कर देगा, क्योंकि 25 अक्टूबर बहुत नज़दीक आ रहा है। और अमल दरामद कर देगा मतलब कि मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाएंगी, ये अमल दरामद कर देगा इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नजर सानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी तो अल्लाह महल्ला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं होगा। नहीं, दूसरा ऑप्शन भी है ना पार्लियामेंट को लिखने का, और पार्लियामेंट आपको पता है स्पीकर साहब पहले लिख चुके हैं, क्योंकि हम इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है, लिहाजा कानून बन चुका है, तो लिहाजा वो इम्प्लीमेंट होगा। तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम क्यों कहते हैं पार्लियामेंट को कि कानून बनाना, कानून साजी करना पार्लियामेंट का हक है। तो फिर एक और नई कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी उस मुस्तरद होने के बाद भी, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, तो लिहाजा पार्लियामेंट की मानी जाए। ये जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट का हुक्म जो है वो बिल्कुल बालादस्त है, लेकिन ऐसा कानून साजी वो कर बैठे जो आइन से मुतसादम हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर नजर सानी नहीं बल्कि तशरीह कर सकती है, इंटरप्रिटेशन कर सकती है, उसको कानून भी करार दे सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा अख्तियारात दिए गए हैं कि आइन की कोई ऐसी कोई खिलाफ वर्जी हो रही हो या मुतसादम हो तो आप उसको कानून करार दे दें। तो मतलब कि नजर सानी मुस्तरद हो जाती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा कोर्ट जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब जैसे आप देखिए आपके सामने जिस तरह से पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी सियासी जमातें आगे सामने आ रही हैं। आप देखिए आपके जो कल जो परसों जो इस्लामाबाद में हुआ, आज लाहौर में हुआ, इसमें तो गवर्नमेंट नहीं कामयाब नहीं हो सकी। जो बड़े दावे थे कि हम बीच चौक पे नहीं आने देंगे, तो वहां तो वो बैठे रहे, तो वो इस तरह पूरा दिखा दिया। गंडापुर भी पहुंच गए इस्लामाबाद। ये सारे मामलात को देखते हुए नजर ही आया कि हुकूमत इसमें नाकाम हुई है, इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत कमजोर है, कमजोर कह दें, या उनकी पॉलिसी हिकमत अमली ऐसी थी, या उनके अंदर विजन नहीं है, कामयाब नहीं हो सका। तो अगर ये ना आने देते हैं डी चौक पे, एक आदमी भी ना पहुंचता तो फिर तो की कामयाबी थी, वहां तो हजारों आदमी पहुंच गए। तो ये सारी चीजें इनकी नजर आ रही है। लाहौर में भी कामयाब हो गई तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल जो थी। ये सारे मामला को देख उसको भी असर पड़ता है, इदारों पर भी पड़ता है, इदारों पर भी पड़ता है। और अब हमारी खबरें ये आ रही है कि चंद रोज में एक बड़ी अहम शख्सियत जो है वो इस्तीफा देने वाली है। इस्तीफा नहीं देगी, वो बाकायदा उनका नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। तो एक नाम हम नहीं लेते चूंकि कहीं मामला कुछ सीरियस ना हो जाए, लेकिन मामला सुनने में आज ही मुझे पता चला है कि एक अहम शख्सियत, आप कह रहे हैं अहम शख्सियत का नोटिफिकेशन होने जा रहा है। जहाँ नोटिफिकेशन होने जा रहा है, ताकि ये सारे जो मामला जो हो रहे हैं ताकि तहरीर भी दब जाए। इशारा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ तो नहीं है? PTI भी मुतालबा कर रही है। नाम हाँ, जाहिर है कि चूंकि अभी खबर जो ऐसी होती है जो अभी आज ही किसी ने बड़ी अथॉरिटी बताई कि नाम ये बड़ी अहम खबर हो रही है कि चंद रोज तक एक अहम नोटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसकी बना पर जो है सियासी जमातों का असर कम हो जाएगा, दबाव कम पड़ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन माहिर कानून कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।